हालांकि आज के क्लास में जो आज हम लोग बिहार की भूगोल को शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हिस्ट्री का इनपुट डालते हुए आएंगे हम, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम लोग बिहार की हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे हैं। हम उन बातों का पीछा अभी नहीं करेंगे कि बिहार कैसे अस्तित्व में आया, प्राचीन काल में बिहार की क्या स्थिति थी, महाजनपद के समय की क्या स्थिति थी, इन बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे। अभी जो बिहार का जो वर्तमान जो आप भौगोलिक स्थिति देखते हैं, हम वहां तक की हिस्ट्री की थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज से हम लोग बिहार स्पेशल को शुरू कर रहे हैं और बिहार स्पेशल में जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा बिहार ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल। ठीक है, माने जितना बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ पाइए, कोशिश रहेगी मेरी कि पूरा बिहार को दिमाग में एक बार फिट कर ले। ठीक है, तो बिहार एक सामान्य परिचय में हम लोग बिहार के भूगोल से शुरू करते हैं। ठीक ना, आपको पता है ही कि जो हमारा देश है वो एक संघ है। संघ का मतलब पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग देखे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। हालांकि याद कीजिए, जब आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए थे तो वहां पे इस बात को हम बहुत बार कहते हैं कि अनुच्छेद 1 में जो राज्य शब्द है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब केवल जो राज्य है आप देख रहे हैं वो नहीं होता है। भारत राज्यों का एक संघ है, इसका ये मतलब नहीं है जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, वो भी भारत संघ का हिस्सा है। अगर हम ग्लोब पर भारत की स्थिति को देखे होंगे तो आपको याद होगा कि कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, उत्तरी अक्षांश रेखा, वो उत्तरी अक्षांश रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक ना, तो भारत की जो स्थिति बनती है वो कैसे बनती है, आपको याद होगा कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ये हमारा इंडिया है। अगर इसको भी आप ऐसे 4 टुकड़ा बना दीजिए तो आपको दिख गया होगा कि बिहार हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे बिहार है, ये बिहार है। मतलब बिहार को अगर आप देखेंगे तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है भारत की, माने भारत में बिहार की लोकेशन को भी देखिएगा तो ये किधर है, उत्तर पूर्व में है। तो यही बात है, सबसे पहले तो हम बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं कि बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और ये एक भू आविष्टित राज्य है जिसको हम लोग लैंडलॉक कहते हैं। ठीक ना, अगर हम बिहार को देखेंगे, आगे आएंगे हम, तो यहाँ पे जब हम बिहार को देखेंगे तो यहाँ पे बिहार की चौहद्दी को जब पढ़ेंगे तो वहां पे हमको पता चलेगा कि इसके उत्तर में हो या दक्षिण की बात कर ले या पूरब की बात कर ले या पश्चिम की बात कर ले, बिहार चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। ठीक ना, और जो माने भूमि का जो टुकड़ा, जो हिस्सा चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है उसको कहते हैं स्थल रुद्ध, उसको कहते हैं भू आविष्ट, उसको कहते हैं लैंडलॉक। ठीक ना, तो हमारा बिहार जो है वो एक लैंडलॉक स्टेट है। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं बिहार के अति को लेकर, तो हम सीधे अक्षांश देशांतर पे नहीं आए हैं। सामान्यतः बिहार की जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि बिहार की अक्षांशीय विस्तार क्या है, बिहार की देशांतरीय विस्तार क्या है, बिहार में कितने प्रमंडल है, कितने जिले हैं, इन सारी बातों का हम लोग जिक्र करते हैं। लेकिन हम उसको छोड़ के हम क्या बोले थे कि आज के बिहार ज्योग्राफी में हम लोग शुरुआत करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री को देखकर, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे। अगेन रिपीट कि हम बिहार की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि जब हम जिस बिहार की बात कर रहे हैं, ये जो बिहार जो अभी आप मैप पे आपको जो बिहार दिख रहा है इंडिया के मैप पे, ये बिहार, वर्तमान बिहार कैसे कैसे अस्तित्व में आया है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ताकि वर्तमान बिहार का परिदृश्य आपके समझ में आ जाए। तब उसकी अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार या क्षेत्रफल, जनसंख्या, इन बातों पे हम बाद में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक को लेते हैं कि बिहार का गठन कैसे हुआ है। ठीक है, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक परीक्षा सब में ये सब क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। बिहार की गठन जैसा कि सबको पता है, अगर हम औपनिवेशिक काल से शुरू करते हैं, औपनिवेशिक काल का मतलब हो गया कि जो ब्रिटेन के आधिपत्य में, ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में भारत रहा है। तो अगर उस औपनिवेशिक काल की बात करें तो आप लोगों के जहन में होगा
कि पहले जो था बिहार जो है वो बंगाल के एक अभिन्न हिस्से के रूप में था, ठीक ना। पहले बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था बिहार, और बिहार के अलग करने के लिए, एक पृथक बिहार बनाने के लिए बहुत ही आंदोलन करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं, ठीक ना। हिस्ट्री में उन संघर्षों का जिक्र आपको मिलता है कि पृथक बिहार को के लिए एक बड़ा फेमस नाम है, आपको नाम बताएंगे आप लोग, बिहार का जनक किसको कहते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जब इंग्लैंड जाते हैं, उनके साथ एक वाकया घटता है। उनके यार दोस्त जो हैं जब उनसे पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो, तो वो बताते हैं कि हम बिहार से आए हैं। सच्चिदानंद सिन्हा बताते हैं ब्रिटेन में अपने दोस्तों को, जो पढ़ाई के लिए सच्चिदानंद सिन्हा वहां गए थे, तो अपने यार दोस्तों को बताते हैं कि हम बिहार से आए हैं। तो उनका यार दोस्त बड़ा मजाक उड़ाता है, बिहार बिहार कहाँ है भारत में? बिहार तो नहीं कोई स्थान है, ठीक ना। बिहार कहाँ है? बंगाल है ना, बिहार कहाँ कोई स्थान है? इस बात को लेकर उनको बड़ा क्षोभ होता है, बड़ा दुख पहुंचता है कि मतलब बिहार की इतनी भी पहचान नहीं है कि बिहार भी एक स्पेसिफिक कोई जगह है, कोई स्थान है, उसकी भी एक महत्ता है। प्राचीन काल में बिहार बहुत गौरवमयी भूमि रही है। आप देखेंगे मगध साम्राज्य को जब पढ़ेंगे तो पूरा भारत में का संचालन बिहार से हो रहा है, और तब कोई उसका दोस्त कह रहा है बिहार कहाँ है, उनको चोट पहुंचा। और पृथक बिहार के लिए वो आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं। बाद में देखेंगे कि माने उनकी संघर्ष जो है वो कामयाब होती है। हालांकि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन किया गया। बांग्लादेश जो आप ढाका वगैरह जो क्षेत्र देखते हैं, ठीक ना, वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और इधर हिंदू बहुल क्षेत्र जो था पश्चिम बंगाल का, जो अभी का जो पश्चिम बंगाल है, फिर क्या कहते हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब मिला के एक प्रांत आपको बना। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, दो भागों में बंगाल को बांटा गया। फिर उस बंगाल विभाजन के बाद हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में देश में आंदोलन होते हैं। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के ही गर्भ से निकला हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। और माने ऐसा परिदृश्य बनता है कि सरकार को अपने फैसले को रिटर्न लेना पड़ता है, ठीक ना। और देखेंगे उस औपनिवेशिक काल में ही जब दिल्ली दरबार हुआ, तीसरा दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार हुए थे। एक बार लीटन के समय में हुआ था, जो आप देखे होंगे, ठीक ना। दूसरा जो है वो क्या कहते हैं कर्जन के समय में हुआ था, और तीसरा हार्डिंग के समय में होता है, ठीक ना। 3 दिल्ली दरबार होते हैं, ठीक ना। ये सब हिस्ट्री का विषय वस्तु है, हम लोग को विषयांतर बहुत ज्यादा नहीं होना है। तो 12 माने दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है। जॉर्ज पंचम उस समय ब्रिटेन के जो थे वो आपको सम्राट थे, तो जॉर्ज पंचम को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है 12 दिसंबर 1911। तो तीसरा दिल्ली दरबार जो लॉर्ड हार्डिंग के समय में बुलाया जाता है, उस तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद कुछ नया स्वरूप निकाला जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि बिहार को एक पृथक प्रांत के रूप में अलग किया गया। पहली बात समझ लीजिए, बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। 1911 का जो तीसरा दिल्ली दरबार है, जो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ है, इसमें बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया जाता है। और भौगोलिक माने चेंजिंग क्या होते हैं, तो भौगोलिक माने परिस्थितियों में चेंजिंग ये लाई जाती है कि एक पृथक बिहार बनाई जाती है। और जब उस पृथक बिहार की बात करेंगे, वो पृथक बिहार मतलब आज के डेट में आप देखेंगे तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक ना। थोड़े बहुत बदलाव और भी हुए हैं, लेकिन ये मेनली अगर आप देखेंगे तो इनको मिला के एक बिहार बना, पृथक बिहार बना। तो पृथक बिहार की घोषणा कब हुई? 12 दिसंबर 1911 को शाही फरमान के द्वारा, जॉर्ज पंचम का वो फरमान था, जॉर्ज पंचम के एक शाही फरमान के द्वारा पृथक बिहार की घोषणा की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार की घोषणा कब हुई, तो पृथक बिहार की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को एक शाही फरमान के द्वारा तीसरे दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया, ठीक है। और इसकी अधिसूचना सरकार जो है 22 मार्च 1912 को, दिसंबर महीने की बात थी 11 की, अब हम लोग 1912 में आ जाइए। तो 22 मार्च 1912 को पृथक बिहार की अधिसूचना को जारी किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथक बिहार की अधिसूचना कब जारी हुई, तो 22 मार्च 1912 को। और ये जो अधिसूचना 22 मार्च 1912 को जो जारी किया गया, इसी को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी बिहार दिवस जब हम लोग मनाते हैं, बिहार दिवस यानी 22 मार्च। लेकिन ध्यान रखेंगे कि एक राज्य के रूप में क्रियान्वयन जो है, अस्तित्व में जो है बिहार जो है, वो 22 मार्च से आ नहीं जाता। 22 मार्च को अधिसूचना जारी की जाती है, तो इसका मतलब है कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट जरूर करते हैं। लेकिन एक राज्य के रूप में एक्टिव होता है आपको 1 अप्रैल 1912 को। तो कभी कभी अगर जैसे पीसीएस टाइप के जो एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको उलझाए जाए तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है चीजों को लेकर, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1912 से बिहार का क्रियान्वयन हो जाता है। 22 मार्च बिहार दिवस, ये आप लोगों को ध्यान रहेगा। 1 अप्रैल 1912 प्रांत का व्यवहारिक या पूर्ण रूप से क्रियान्वयन शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बिहार की जो अभी की भौगोलिक स्थिति है, उसमें फिर कब परिवर्तन हुआ, 1912 में बिहार अस्तित्व में आ गया। फिर आप देखेंगे 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को पृथक किया गया, यानी उड़ीसा एक अलग प्रांत बना, ठीक ना, एक स्वतंत्र प्रांत बना, ठीक ना, 1 अप्रैल 1936 को। तो ये भी बहुत बार आपको जब बीपीएससी के पीवाईक्यू करेंगे, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पलटेंगे तो वहां पे ये बात भी पूछा गया है। कभी कभी तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा रहता है कि आपको कंफ्यूज कर देगा कि ये तिथि पूछ रहा है या ये तिथि पूछ रहा है। तो वहां पे केयरफुली पढ़ना और ऑप्शंस को देखने ढंग से बहुत जरूरी है, ठीक ना। इसलिए ध्यान रखेंगे कि 22 मार्च को बिहार दिवस है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार का एक क्रियान्वयन शुरू हो जाता है, एक राज्य के रूप में व्यवहारिक क्रियान्वयन। 1 अप्रैल 1936 से उड़ीसा बिहार से एक पृथक प्रांत बना दे जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये जो 1 अप्रैल 1936 को जो था, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1 अप्रैल 1936 से माने पृथक प्रांत के रूप में जो उड़ीसा जो है वो अस्तित्व में आपको आ जाता है। किस एक्ट के तहत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। तो आते हैं इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उस समय जो उड़ीसा अलग हुआ था, कब, 1 अप्रैल 1936 में। तो उस समय 6 जिले अलग हुए थे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कभी, एक क्वेश्चन बने कि कितने जिले मिलाकर उड़ीसा बने थे उस समय 1936 में, तो बिहार से 6 जिले को अलग किया गया था, या जो उस प्रशासनिक इकाई जिला के रूप में था, ठीक ना। वैसे तो हम क्या बोल रहे हैं कि आजादी के बाद प्रशासनिक इकाई में फेरबदल होती है, लेकिन जो उस समय जो प्रशासनिक इकाई था, जिसको हम आज के जिला के रूप में समझ रहे हैं, तो 6 जिला को मिलाकर आपको, जिसमें कटक मेन मुख्यालय था, उड़ीसा का मुख्य मुख्यालय कटक ही था उस समय, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बनेंगे कभी कि 1936 में उड़ीसा का मुख्यालय कहां पे था, भुवनेश्वर नहीं लगा लीजिएगा, कटक था। तो 6 जिले थे, जिसमें 5 जिले का नाम यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, कटक, बालासोर, पुरी, गंजाम, संबलपुर और उड़िया बहुल एक क्षेत्र था, उसको मिला के वो एक क्षेत्र बना। तो कुल मिला के 6 प्रशासनिक इकाई मिला के उड़ीसा का निर्माण जो है वो किया गया था। तो ये नाम आप लोग अगर रख लीजिए दिमाग में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जगह आपको मिलेगा नहीं ये चीज। कौन सब थे, कटक था, बालासोर था, पुरी था, गंजाम था और संबलपुर। मेनली ये नाम आप लोग याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। और 33,000 वर्ग मील, जिसको अगर हम किलोमीटर में देखें तो लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ उड़ीसा एक पृथक प्रांत बना था। लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर के रूप में आप देखेंगे कि इसको पृथक किया गया था। और उस समय उड़ीसा की जनसंख्या लगभग 80 से 87 लाख के आसपास थी, जिस समय उड़ीसा अलग हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को, ठीक ना। और उसके बाद बीच में एक और परिवर्तन आएगा आपको, जब देखेंगे कि 1936 के बाद देश हमारा जो है वो 1947 में आजाद हो जाता है। जब देश हमारा 1947 में आजाद होता है तो राज्यों के पुनर्गठन का एक मसला आता है, जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े हैं कि जब 1947 में
हमको आजादी तो मिल जाती है, लेकिन आजादी के बाद बहुत सारी चुनौतियां थी, जिसमें एक चुनौती ये भी थी कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। आप लोग पढ़ते होंगे, आयोग सब था, डीपी धर आयोग के बारे में, फजल अली आयोग के बारे में, ये सब वहां पे है। खैर उधर हम फिर कह रहे हैं बार बार कि थोड़ा सा खींच के रहिए, क्योंकि हम लोग बिहार की ज्योग्राफी में है, बहुत दूर विषय से विषयांतर नहीं होना है। तो आप देखेंगे कि देश में राज्यों के गठन की बात हुई, और राज्यों की गठन जब की गई तो बहुत सारे विवाद हुए। उस विवाद के बाद जो है एक विवाद उसमें था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का मुद्दा बहुत गरमाया। खास करके दक्षिण के जो राज्य थे भारत के, वहां पर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर बहुत ज्यादा आंदोलन होते हैं। और उस आंदोलन में एक नाम आप लोगों को याद होगा, श्री रामालू पोट्टो, जो 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो जाता है। इस बात को लेकर आंदोलन और तीव्र हो जाते हैं, और अंततः जो है फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार इस बात के लिए, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, वो इस बात के लिए राजी होते हैं कि नहीं, भाषा भी एक आधार होगा राज्यों के गठन का। तो 1956 में, 1956 में पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकृति मिलती है। हालांकि हम फिर दोहरा रहे हैं, पूरी तरह भाषा ही एक आधार नहीं था, लेकिन भाषा भी राज्यों के गठन का एक आधार बना। और 1956 में आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक ना? तो देखेंगे कि 1956 में जब आपको राज्यों का गठन, पुनर्गठन जिसको आप कह लीजिए कि वो पुनर्गठन किया गया, तो बिहार में भी कुछ बदलाव आते हैं। बिहार की जो ज्योग्राफिकल एरिया थी, जो माने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएंगे, जो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। कि बिहार का जो पुरुलिया जिला था, उस पुरुलिया जिला के, या जिनको आप मानभूम कह लीजिए, मान बाजार कह लीजिए, ठीक ना, उसके एक बड़े एरिया को पश्चिम बंगाल को दिया गया। समझ रहे हैं? राज्यों के पुनर्गठन के बाद। और पश्चिम बंगाल से कुछ हिस्से बिहार को मिले थे। जिन हिस्सों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कुछ नाम आपको याद रख लेने हैं। जो नाम है आपको इस्लामपुर, गोलपोखर, करण दिग्घी, इन स्थानों को जो है वो बिहार में मिलाया गया। मतलब कुछ स्थानों का अदला बदली हुआ था। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। और फिर लास्ट टाइम आप लोग जान ही रहे हैं कि बिहार की अगर बात करेंगे तो वर्ष 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार से 18 जिलों को अलग किया गया, लगभग 46% भूमि। वर्ष 2000 में 15 नवंबर 2000, ये डेट के साथ याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जिले को अलग करके एक नया प्रांत बना जिसका नाम रखा गया झारखंड। ठीक ना? और ये हम सब जानते हैं कि झारखंड खनिज संपदा से प्रचुर क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र आपको हमसे अलग हो गया। उसके बाद से भारत माने बिहार की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसको चरमराना ही था, तो थोड़ी बिहार की इकोनॉमिकल कंडीशन और क्राइसिस की तरफ बढ़ गया।